हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। यस, द चैप्टर इज वेरी स्मॉल बट छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज ईच अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में क्या होता है 2 to 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या आता है सबसे पहला क्वेश्चन? हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी किसको है? सबसे पहली बात आती है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। हर रजिस्टर्ड पर्सन को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे साथ साथ लर्न करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। किसको मेंटेन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करनी है अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। नाउ द क्वेश्चन कम्स अप, अगर किसी पर्सन का एक से ज्यादा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मान लो बहुत सारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आरसी में दिखाए हैं, एक मेन हो गया, उसके अलावा एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, तो हर बिजनेस से रिलेटेड, हर उस प्लेस से रिलेटेड जितनी भी बुक्स होंगी आपको उस सेपरेट स्पेस पर मेंटेन करनी होंगी। हर उस एडिशनल प्लेस पर उस एरिया से जितनी भी आप बुक्स रिलेट कर रहे हो वहां पर आपको रखनी पड़ेंगी एडिशनल प्लेस से रिलेटेड। उसके बाद आता है अब एक एक्सेप्शन दी गई है। हमने क्या बोला? जितने भी आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो जितने भी आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है आपको हर उससे रिलेटेड अपनी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां पर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन दिया गया। क्या एक्सेप्शन दिया गया? टी कॉफी रबड़ में क्या होता है? ऑक्शन होता है। ऑक्शन के टाइम पे इनको क्या करना पड़ता है? गुड्स को कहाँ रखना होता है? वेयर हाउस में रखना होता है। एंड दैट वेयर हाउस दे डिक्लेयर एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द आरसी। देखो क्या बोला मैंने, ऑक्शन के टाइम ये क्या करते हैं, टी कॉफी रबड़ वाले जो होते हैं, जिस वेयर हाउस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो दिखाते हैं इन द आरसी, लेकिन हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि जितने भी आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हैं उनसे रिलेटेड आपको उसी प्लेस पर अपनी बुक्स मेंटेन करनी है। लेकिन टी कॉफी रबड़ के केस में बोला गया, अगर आपने ऑक्शन के लिए वहां पर गुड्स रखी हैं वेयर हाउस को, इवन दो आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है, बट स्टिल उससे रिलेटेड आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर मेंटेन कर सकते हो। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर मेंटेन कर सकते हो। एक्सेप्शन सिर्फ टी कॉफी रबड़ के ऑक्शन वाले केस में है। अगर सप्लाई ऑफ द गुड्स कैसे है? थ्रू एन ऑक्शन, ऑक्शन हो रहा है लाइक टी कॉफी रबड़ का, उस केसेस में आपको क्या दिया गया है? एक्सेप्शन दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन कम्स अप, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपने मेंटेन करनी है, रिकॉर्ड्स तो आपने मेंटेन करने हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड्स में क्या क्या मेंटेन करना है? व्हाट इज द, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको आपने मेंटेन करना है? ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, ऐसे किन किन पॉइंट से रिलेटेड हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे? तो सबसे पहले तो बोलता है ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए। जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हो वो ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए। अब बात आती है किस किस को आपने मेंटेन करना है। तो इसका निमोनिक है आईपीओज, इसका निमोनिक क्या है? आईपीओज को आपने क्या करना है? मेंटेन करना है। एस को 2 कर लो, एस स्क्वायर कर लो, आईपीओज को आपने मेंटेन करना है। आई से आ जाएगा आईटीसी अवेल, आपने जितनी भी गुड्स खरीदी हैं उस पे आपने कितना आईटीसी अवेल किया है। पी से प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, देन यू हैव टू मेंटेन कितनी गुड्स का आपने प्रोडक्शन किया है या फिर मैन्युफैक्चर किया है। ओ से हो जाएंगी आउटपुट पेबल टैक्स। देखो सिंपल सी बात है, कितना आपने इनपुट लिया, कितना आपने सेल पे आउटपुट देना है, तो ओ से हो जाएगा आउटपुट पेबल एंड द टैक्स पेड। उसके बाद एस से आता है स्टॉक्स ऑफ द बुक्स, उससे आता है एस से स्टॉक्स ऑफ द बुक्स, एक एस से आता है सच अदर एज में बी प्रेस्क्राइब। आई से भी 2 कर लो, आई से भी 2 कर लो। पहली बात तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई याद रखने का इजी तरीका, अगर आपको निमोनिक याद नहीं रहता है, इजी तरीका क्या है? सेल परचेज, सेल का टैक्स, परचेज का टैक्स। सेल परचेज मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, सेल का टैक्स मतलब आउटपुट टैक्स पेबल, परचेज का टैक्स मतलब आईटीसी अवेल, ठीक है। उसके बाद स्टॉक कितना है एंड सच अदर डिटेल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड साथ में प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स हो जाएगा। अगर आपको ऐसे याद रखना है तो ऐसे रखो, अगर जनरल सेंस में याद रखना है देन यू कैन डू दैट टू। चलिए उसके बाद द कमिश्नर नोटिफाई भी कर सकता है टैक्सेबल पर्सन को टू मेंटेन द एडिशनल, कुछ उसको एडिशनल आपको कहना है कि मेंटेन एडिशनल कुछ करो, तो वो आपको नोटिफाई भी कर सकता है। उसके बाद आता है द एडिशनल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफाइड पर्सन। अब बहुत सारे लोग हैं जिनका एक स्पेसिफिक बिजनेस है, लाइक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जॉब वर्क हो गया, बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस हैं, तो आपको स्पेसिफिक बिजनेस के हिसाब से बहुत अलग अलग चीजें स्पेसिफिकली मेंटेन करने को भी बोली गई हैं। तो सबसे पहले आता है एडिशनल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफाइड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? वो तो मेंटेन करना ही है जो आपको सेक्शन 35(1) में बोला है, वो तो मेंटेन करना है जो 35(1) में बोला है। उसके अलावा
आपने गुड या सर्विसेज को कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, कितना आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, कितना आपका आरसीएम में टैक्स गया, इनवॉइस कितना है, बिल ऑफ सप्लाई कितनी है, ये सब चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, अपने एडवांसेस कितने रिसीव हुए हैं, पे हुए हैं, एडजस्ट हुए हैं, आपको कितना एडवांस मिला उसका भी आपके पास अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। एंड एडवांस आपने कितना रिसीव किया, पे किया, एंड बाद में जब आपने एक्चुअल में सप्लाई की तो कितना एडवांस आपने सप्लाई के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, वो सब चीजें भी होनी चाहिए। उसके बाद नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he has received द जीएसटी। आपको पूरी डिटेल मेंटेन करनी है किस पर्सन से आपने जीएसटी रिसीव किया है, एंड जिसको आपने सप्लाई करी है गुड्स वगैरह, जिसको आपने टैक्स वगैरह पे करना है, सारी आपको डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस, जहां पर गुड्स स्टोर की गई हैं उस प्रीमाइसेस का कंप्लीट एड्रेस आपको देना है। ये जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद स्टॉक आपको मेंटेन करना है, स्टॉक की प्रॉपर डिटेल, क्या स्टॉक की डिटेल मेंटेन करनी है, रिसिप्ट कितने हुआ, गुड्स स्टोलन कितनी हुई, लॉस्ट कितनी हुई, डिस्ट्रॉय कितनी हुई। क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आईटीसी चैप्टर में देखें जब भी गुड्स का लॉस्ट, डिस्ट्रॉय, स्टोलन हो जाता है तो आपको उस पर आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। तो अल्टीमेटली आपको पूरी डिटेल्स मेंटेन करके चलनी है। अभी तक के पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या था, रजिस्टर्ड पर्सन को क्या क्या मेंटेन करना है, आईपीओस वाली डिटेल मेंटेन करनी है। एडिशनल प्लेस अगर है तो हर उस बिजनेस से रिलेटेड अपने रिस्पेक्टिव एडिशनल प्लेस पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। लेकिन टी कॉफी रबड़ को बोला ठीक है, भले ही आपने वेयर हाउस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है, बट स्टिल यू कैन कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ओनली। चलिए उसके बाद आता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एजेंट में क्या क्या मेंटेन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि एजेंट, अगर जो एजेंट है, कोई पर्सन एजेंट है, वो क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, एजेंट क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर ऑफ द ऑथराइजेशन रिसीव बाय हिम फ्रॉम ईच प्रिंसिपल, उसको ऑथराइज किया गया गुड्स खरीदने के लिए फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव या सप्लाई गुड्स, वो ऑथराइजेशन अपना संभाल के रखेगा। हर ऑथराइजेशन जिस जिस उसको प्रिंसिपल में ऑथराइज किया है, तो उस ऑथराइजेशन के पर्टिकुलर जो उसने रिसीव किए हैं, जितने भी प्रिंसिपल से रिसीव किए हैं, जो उसको ऑथराइज कर रही है, यू कैन सेल द गुड्स, यू कैन परचेज द गुड्स, यू कैन सेल द गुड्स, यू कैन परचेज द गुड्स, उस ऑथराइजेशन को उसको संभाल कर रखना है। उसके बाद पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, कितनी गुड्स आपने रिसीव किए ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, सेम कितनी गुड्स आपने सप्लाई की ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। देखो सबसे पहली बात क्या आती है, आपको सबसे पहले ऑथराइजेशन होना जरूरी है। जब तक आपको कोई ऑथराइज नहीं कर रहा तब तक आप सेल परचेज कैसे करोगे, याद रखने का तरीका, पहले आपको ऑथराइज किया गया तो पर्टिकुलर ऑफ द ऑथराइजेशन, आपको उसके ऑथराइजेशन डिटेल्स रखनी पड़ेंगी। फिर आपने रिसीव किया तो वो सारे पर्टिकुलर्स आपने मेंटेन करने हैं कि जो आपने गुड्स रिसीव करी है उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी क्या है। फिर जितने गुड्स आपने सेल करी है उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी क्या है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स फर्निश टू द एवरी प्रिंसिपल, आप जो डिटेल्स आपने फर्निश करी हैं एवरी प्रिंसिपल को, उसकी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेंगे। उसके बाद टैक्स पेड ऑन द रिसिप्ट ऑन द सप्लाई, जो भी टैक्स पे कर रहे हो आप ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, चाहे वो रिसिप्ट के टाइम पे है, चाहे वो पे सप्लाई के टाइम पे है, चाहे वो गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे है, चाहे वो गुड्स की सप्लाई के टाइम पे, तो वो आपको सारी मेंटेन करनी पड़ेंगी। इधर देखो मेरे साथ माइंड में सोचो एजेंट क्या क्या करता है। सबसे पहले एजेंट को ऑथराइजेशन चाहिए, उसके बाद वो सेल करेगा, परचेज करेगा, परचेज में डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी सब, सेलिंग में भी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी सब। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स फर्निश टू द एवरी प्रिंसिपल, जो भी आपने प्रिंसिपल को डिटेल फर्निश करी है उस सारे डिटेल्स अकाउंट्स की डिटेल मेंटेन करनी है। उसके बाद जो भी टैक्स पे किया गया है, चाहे वो रिसिप्ट पे है, चाहे वो सप्लाई ऑफ द गुड्स पे है, जो कि आपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे करी है, उन सब की डिटेल्स आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैन्युफैक्चरर को क्या क्या मेंटेन करना है अपार्ट फ्रॉम द अदर रिकॉर्ड। जो एक रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना है वो तो करना है मैन्युफैक्चरर को, लेकिन उसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग द क्वांटिटेटिव डिटेल। जितना भी आपका मंथली प्रोडक्शन है, मतलब जो भी आपका जो भी गुड्स से रिलेटेड आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना रॉ मटेरियल आपने रिसीव किया, यूज किया, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, मतलब क्वांटिटेटिव डिटेल्स आपको मेंटेन करनी है। जो बाकी रजिस्टर्ड पर्सन कर रहे हैं वो तो आपको करनी है, बट उसके अलावा मैन्युफैक्चरर हो तो आपकी गुड्स कितनी प्रोड्यूस करी एंड ऑल दैट, वो सब भी आपको मेंटेन करना है। सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना है, जो भी इतना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स बनानी है कि सर्विस प्रोवाइड करने में गुड्स यूज हुई हैं, कितनी यूज हुई है, आईटीसी कितना है, इनपुट सर्विसेज आपने कितनी यूज करी है, तो वो सब मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये भी आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है वो, पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पर्सन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है
तो उसको क्या क्या डिटेल मेंटेन करनी है। तो अगर कोई पर्सन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर शेल कीप अ सेपरेट अकाउंट फॉर द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। जो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सेपरेट अकाउंट करेगा उसमें क्या क्या डिटेल होंगी वो बताएगा कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसके बिहाफ पे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका डिटेल्स होनी चाहिए। एंड ऑब्वियस ही बात है डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द एग्जीक्यूशन। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें गुड्स भी लगती हैं सर्विसेज भी लगती हैं। सबसे पहली बात तो आप उस पर्सन का नाम दोगे जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। नंबर 2, आपको डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी जितने भी गुड्स या सर्विसेज आपके लगे हैं उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में वो सब भी आप वहां पे मेंटेन करके रखोगे। या फिर डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइजेशन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। कितना आपने रिसीव करा है, कितना आपने यूटिलाइज करा है, अल्टीमेटली पूरी डिटेल कि कितनी गुड्स आपने रिसीव करी, कितना आपने यूटिलाइज करा, आपको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कि जितनी भी आपने पेमेंट रिसीव कर ली, आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लिया, अब कितनी कितनी आपने पेमेंट रिसीव करी है उस सब की आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर फ्रॉम होम ही हैज रिसीव द गुड्स। उस सप्लायर का नेम एंड एड्रेस देना पड़ेगा जिससे आपने गुड्स को रिसीव किया है। बहुत लॉजिकल, अगर आप सोच के चलो, मैं अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं देखूंगी मुझे काम किसने दिया है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मुझे गुड्स भी लगती है सर्विसेज भी लगती है, कितने कितने गुड्स सर्विसेज आई, उसके बाद कितनी कितनी यूज हो गई, कितनी मंगवाई कितनी यूज कर ली, गुड्स कितनी मंगवाई कितनी यूज कर ली, उसके बाद पेमेंट कितनी करी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर जिससे मंगवाई है उसका भी नेम एंड एड्रेस मेंटेन कर लेंगे, नेम एंड एड्रेस मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद कस्टोडियन या क्लियरिंग ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट अगर है, एनी पर्सन जो कि कस्टडी कर रहा है ओवर द गुड्स इन द कैपेसिटी ऑफ द कैरियर और क्लियरिंग ऑफ द फॉरवर्डिंग एजेंट और डिस्पैच ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कोई पर्सन गुड्स की कस्टडी कर रहा है, देख रेख कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो क्या करेगा, जितनी गुड्स वो हैंडल कर रहा है वो बताएगा, कितनी गुड्स वो हैंडल कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एंड शेल प्रोड्यूस द डिटेल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर। अल्टीमेटली सारी उसको डिटेल मेंटेन करनी पड़ेंगी, सारी डिटेल उसको मेंटेन करनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाइए सबसे बड़ी बात, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि रजिस्टर्ड पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इवन दो दे आर अनरजिस्टर्ड उनको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो सबसे पहला आ जाता है ओनर ऑपरेटर एंड द वेयर हाउस ऑफ अ गोडाउन। ओनर ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस या गोडाउन, अगर कोई गोडाउन का ओनर या ऑपरेटर है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा मेंटेन करनी है। सेकेंड, जो ट्रांसपोर्टर है उसको हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। इधर देख के चलो, चाहे ये पर्सन रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो पहली कैटेगरी में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर या फिर ओनर या ऑपरेटर ऑफ द वेयर हाउस हैं, अगर ये अनरजिस्टर्ड भी हैं, देन ऑल्सो दे हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इनको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या बोला, एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ द वेयर हाउस, तो उनको स्टोर कर, जो भी वो गुड्स स्टोर कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। किस किस चीज की डिटेल देंगे वो, कंसाइनर, कंसाइनी एंड बहुत सारे रेलेवेंट डिटेल। कंसाइनर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंसाइनी की इंफॉर्मेशन, सारे रेलेवेंट डिटेल वो मेंटेन करेंगे। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे लर्न करना है अच्छे से कि चाहे ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस जो है या फिर ट्रांसपोर्टर है, भले ही अनरजिस्टर्ड है बट इनको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इनको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। देखो, अगर ये रजिस्टर्ड है तो एक स्टेट की बात करें, अगर ये वन स्टेट में रजिस्टर्ड है तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, तो जीएसटी होगा इनके पास, वेरी सिंपल। अगर ये रजिस्टर्ड है तो जीएसटी ले लेंगे, ठीक है। अगर ये रजिस्टर्ड है तो जीएसटी ले लेंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। अगर ये रजिस्टर्ड है तो इनके पास जीएसटी होगा, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर इनके पास होगा। अब क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको क्या करना पड़ता है, वो मल्टीपल स्टेट में भी रजिस्टर्ड हो सकता है, वो क्या करेगा, मल्टीपल स्टेट में अगर रजिस्टर्ड है तो उसके पास बहुत
सारे जीएसटी होंगे, बहुत सारे जीएसटी होंगे, तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास बहुत सारे जीएसटी हैं तो उसको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। सारे जीएसटी के बिहाफ पे उसको एक यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। देखो अगर वो एक स्टेट में रजिस्टर्ड है तो वेरी गुड, उसके पास एक जीएसटी होगा, वो काम करेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्या करेगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेगा। लेकिन अगर वो मल्टीपल स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो उसको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, सबके बिहाफ पे एक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इफ सच पर्सन आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो उनको क्या करना पड़ेगा, यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स मैनुअली मेंटेन करने हैं, इट्स फाइन। ईच वॉल्यूम ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मैनुअली बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी सीरियली नंबर्ड। जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन करी है मैनुअली रजिस्टर्ड, उनके पास मैनुअली सीरियल नंबर्ड होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना चाहते हो इट्स फाइन, यू कैन मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली, बट यू कांट से कि ये डाटा लॉस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको प्रॉपर डाटा की स्टोरेज करनी पड़ेगी, प्रॉपर बैकअप्स लेने पड़ेंगे, तो आपको प्रॉपर उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। तो वो क्या बोल रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप कर सकते हो। द रजिस्टर्ड पर्सन में की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर पर्टिकुलर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, रिकॉर्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। मतलब डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, आपको प्रॉपर बैकअप लेना पड़ेगा। अक्सर इन द इवेंट ऑफ कोई भी अगर एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है तो आपके पास होना चाहिए रीस्टोर करने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए, दैट यू कैन रीस्टोर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो भी हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली शैल प्रोड्यूस ऑन डिमांड। अगर उसको और किसी ऑफिसर ने बोला, डिमांड करी, तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स उसको क्या करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी में भी उसको उनको प्रिंट करा के देने पड़ेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्म में उनको देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट सच इंपॉर्टेंट थिंग। अब उसके बाद अगर आपने कोई एंट्री कर दी इलेक्ट्रॉनिकली, यू कैन नॉट इरेज दैट एंट्री। क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपने गलत एंट्री कर दी, वंस यू हैव डन द रॉन्ग एंट्री, तो आप उसकी रिवर्स एंट्री पास करो। रिवर्स एंट्री पास करने के बाद उसके बाद अभी करेक्ट एंट्री पास करो। तो क्या कर रहा है, शैल नॉट बी इरेज्ड। इरेज तो आप नहीं कर सकोगे। ऑल इनकरेक्ट एंट्री अदरवाइज देन द क्लरिकल नेचर शैल बी स्कोर्ड आउट। आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोर्ड आउट करना पड़ेगा अंडर द अटेस्टेशन। मतलब आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको करेक्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी। वेयर द रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट आर मेंटेन, अ लॉग ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड डिलीटेड शैल बी मेंटेन। कब कौन सी एंट्री एडिट हुई, डिलीट हुई, एंटर हुई, उन सबकी डिटेल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप उनको मेंटेन प्रॉपर नहीं कर पाते तो आपके अगेंस्ट क्या करा जाएगा, डिमांड एंड रिकवरी का नोटिस निकाला जाएगा। अगर आप नहीं मेंटेन करते तो सेक्शन 73 74 की कंप्लायंस होंगी। उसके बाद लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस बात को ध्यान से रखिएगा, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात, जिस ईयर से वो रिलेट करती हैं बुक्स, मान लो वो बुक्स रिलेट करती हैं 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक की ये बुक्स हैं, तो आपने क्या चेक करना है, जिस पीरियड की वो बुक्स हैं उसकी एनुअल डेट क्या है रिटर्न फाइल करने की। 31 दिसंबर 24 होगी। उस एनुअल डेट से आपको 72 मंथ्स तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। ध्यान रखिएगा 6 ईयर्स मत लिखना, 72 मंथ्स लिखना, बिकॉज इन आपका बेयर एक्ट 72 मंथ्स लिखा हुआ है। तो भले आप काउंट करने के लिए 6 साल कर सकते हो 2030 तक, ठीक है, लेकिन आपको लिखना वहां पर क्या है, 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न आपको लिखना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, मान लो अगर किसी कोर्ट कचहरी में इनका कोई केस चल रहा है, तो उस केस में पीरियड ऑफ रिटेंशन आपका क्या रहेगा। उस केस में रहेगा, पहले देखो जब उसका ऑर्डर आया, मान लो यहां पर इनका ऑर्डर आया 30 नवंबर
30 को ऑर्डर आया, ठीक है, 30 नवंबर 30 को ऑर्डर आया। वैसे तो हमारे पास पीरियड क्या था, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 30 तक उसको मेंटेन करनी थी, लेकिन जिस दिन उसका ऑर्डर आया, जिस दिन वो सब्जेक्ट मैटर का ऑर्डर आया, वहां से लेके 1 साल तक, वहां से लेके 1 साल तक विच एवर इज लेटर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे तो 72 मंथ्स करके कंप्लीट है, लेकिन जब वो अपील वगैरह जो भी आपका केस चल रहा है वो डिस्पोज हो गया है, तो 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील, जब वो डिस्पोज ऑफ हुआ है उससे 1 ईयर ले लो और एक्चुअल डेट देखो कब तक मेंटेन करना था, विच एवर इज लेटर तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। हो सकता है यहाँ पर डिस्पोज होती तो 1 साल यहाँ तक आता, तो आपको 31 दिसंबर 30 तक तो मेंटेन करनी पड़ती। तो नॉर्मल पहला तो क्या है, 31 दिसंबर 30 आ गया, उसके बाद आप देखते हैं कि डिस्पोज कब हुई है, उससे 1 साल कब आ रहा है, विच एवर इज लेटर आप लेके लास्ट डेट आपकी होती है रिटेंशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, अच्छे से एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपका काम हो जाएगा। चलिए उसके बाद आता है ई वे बिल दैट वी हैव ऑलरेडी डन विद इट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। यस, आई होप यू आर डूइंग योर स्टडीज इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, अच्छे से करते चलिए, हो जाएगा। एग्जाम्शन लेकर आनी है एंड इट्स ईजी, यू कैन स्कोर द एग्जाम्शन इन आईडीटी वेरी इजिली इफ यू पुट अ अच्छे से अपना एफर्ट डालते हो एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, यू विल बी इजीली गेटिंग द एग्जाम्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।